हिंदुओं का धार्मिक नेतृत्व करने वाले सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। न सिर्फ शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद बल्कि उनके शिष्य मुकुंदानंद और अन्य कुछ लोगों के खिलाफ भी बाल यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। इससे लेकर जब शंकराचार्य से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एफआईआर का स्वागत है, लेकिन इसके साथ ही कई सारे सवाल भी उठाए हैं। खासकर जो बड़े सवाल हैं वो ये कि शिकायतकर्ता कौन है, ये आदमी, शिकायतकर्ता का इतिहास कैसा है और ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है। आपको याद होगा दिवंगत शायर राहत इंदौरी साहब कहा करते थे कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, पिछले कई साल से हम भी लगातार दोहरा रहे हैं कि सबका नंबर आएगा, कोई बचेगा नहीं। सवाल करके तो देखिए। अब सवाल ये है कि क्या उसी क्रम में हिंदुओं के सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता का नंबर भी आ गया है, क्योंकि उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों की योग्यता पर सवाल उठा दिया। ये शिकायत, ये मुकदमा जो हुआ है, क्या ये किसी को न्याय दिलाने और न्याय के लिए हुआ है या फिर बदले के लिए, सबक सिखाने के लिए? आज इस वीडियो में हम घटना के इतिहास को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। जिसने शिकायत किया है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे जो लोग हैं उनकी कहानी क्या है, और उसके पीछे वालों के पीछे जो पड़े हैं यानी शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद, उनकी कहानी क्या है, खासकर इस मामले को लेकर। और ये जो विवाद पैदा किया जा रहा है, क्या ये वैसा ही है जैसा दिखाने की कोशिश हो रही है, या इसके पीछे असली मकसद करोड़ों अरबों रुपए का खेल है, और ये रुपया भी इधर उधर का नहीं बल्कि गाय के मांस का रुपया। इस पूरे मामले पर एक पूर्व आईपीएस ने कितने गंभीर सवाल उठाए हैं यूपी पुलिस की मंशा को लेकर, उन्हें भी देखेंगे। खासकर जिस व्यक्ति ने यह मुकदमा दर्ज कराया है यानी आशुतोष पांडे, उस व्यक्ति को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जो आपराधिक इतिहास उस व्यक्ति का चर्चा में आ रहा है, उसको जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। और विशेष फोकस क्रोनोलॉजी पर रखिएगा, क्योंकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, वही क्रोनोलॉजी यहां भी समझ में आ रही है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो ताजा मामला हुआ है उसको जान लीजिए, फिर मामले के बैकडोर में जाएंगे। आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के एक व्यक्ति ने शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करवाया है और कहा है कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के नाम पर उनका यौन शोषण करते हैं ये लोग। पहले झूंसी थाने में शिकायत की गई, फिर पुलिस कमिश्नर के पास गए, इसके बाद कोर्ट का सहारा लेते हैं और कोर्ट ने अब एफआईआर का आदेश दे दिया है। अब ये एफआईआर किन आरोपों में दर्ज किया गया है, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, उनको बारीकी से समझने से पहले आप आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में जान लीजिए। इनका जन्म शामली जिले के कंगला कस्बे में हुआ था। परिवार में 6 भाई बहन हैं, ये सबसे बड़े हैं। इनके पिता राजेंद्र पांडे दिल्ली रोड पर चलने वाली प्राइवेट बस में कंडक्टर थे। 12वीं तक इन्होंने पढ़ाई किया, इसके बाद मंदिर में बैठने उठने लगे, फिर मंदिर की कमेटी में जुड़ गए और वहां प्रबंधक बन गए और साल 2022 में रामभद्राचार्य से मिले और उनसे दीक्षा ले ली। अब रामभद्राचार्य को तो आप जानते ही हैं, वही जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सरकारी बाबा हैं, यानी भाजपाई सत्ता के बाबा हैं। भाजपा सरकार में चाहे जितने बड़े कांड हो जाएं, चाहे जितनी बड़ी असफलता सामने आ जाए, चाहे जितना बड़ा गलत काम होने का आरोप लग जाए, उन सबको ये डिफेंड करते हैं। खुलकर भाजपा के नेताओं की तारीफ करते हैं, आलोचना करने वालों के सामने भाजपा के बचाव में छाती तानकर खड़े हो जाते हैं। भाजपा इनके लिए इतने प्रिय है कि शंकराचार्यों के खिलाफ ही अनाप शनाप बयान देते हैं। वैसे आपको याद दिला दें, अमृतकाल में बीजेपी ने अपने हर एक प्रतिद्वंदी और आलोचक को जवाब देने के लिए उसी के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को खड़ा किया है। आप जाति का मामला देख लीजिए, धर्म का विशेष मामला देख लीजिए, बाबाओं के मामले में ही देख लीजिए। शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद अक्सर भाजपाई नीतियों की आलोचना करते हुए देखे जाते हैं। खासकर भाजपा के लोग जब धार्मिक मामलों में घुसते हैं या फिर शंकराचार्य के अनुसार शास्त्रीय काम नहीं होते तो भाजपाई सत्ता की आलोचना वो करते हैं। ऐसे में भाजपा ने रास्ता निकाला कि धर्म से जुड़े हुए लोगों को ही इनके सामने खड़ा कर दो, और यदि कोई नहीं मिल रहा है तगड़ा आदमी तो फिर किसी को भी जोड़कर खड़ा कर दो। आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दैनिक भास्कर ने बताया है कि ये साल 2023 की आशुतोष पांडे की तस्वीर है और अब आशुतोष पांडे ऊपर से लेकर नीचे तक भगवा लपेटकर बहुत अनुभवी बाबा के रूप में दिखते दिखाते हैं, जबकि आलोचक कह रहे हैं कि जुमा 3-4 साल भी हुए नहीं इन्हें दीक्षा लिए हुए, और दीक्षा भी लिए हैं उनसे जिन्हें कथित रूप से भाजपाई बाबा कहा जाता है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भी आपने देखा था, जब आधे अधूरे मंदिर में मूर्ति बैठाई जाने लगी तो शंकराचार्य ने विरोध किया और भाजपाई सिस्टम ने शंकराचार्य को गालियां देना शुरू कर दिया। उस वक्त तो अंधभक्तों ने प्रधानमंत्री मोदी को ही अपना शंकराचार्य घोषित कर दिया था। उस टाइम भी रामभद्राचार्य खुलकर भाजपाई सिस्टम के साथ खड़े थे, क्योंकि वो खुद ही सिस्टम का हिस्सा है। ये बात उन्होंने बार बार साबित किया है अपने बयानों के जरिए, अपने एक्शन के जरिए। अब जरा आशुतोष पांडे के कथित आपराधिक इतिहास को देखिए। जब
शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद से पूछा गया कि आप पर ऐसे ऐसे आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो शंकराचार्य ने कहा कि एफआईआर का स्वागत है, यही तो कोर्ट का प्रोसीजर है। पहले मुकदमा होगा, फिर जांच होगी, गवाह सबूत सब जांचे जाएंगे, इसके बाद उसका निस्तारण होगा। और जब तक जांच नहीं होगी पता कैसे चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हम चाहते हैं कि जांच हो, हम हर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जो सच है वो सामने आना चाहिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि जिन युवकों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है उनकी वीडियोग्राफी भी हुई है, तो शंकराचार्य कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई कैमरा नहीं है जो दृश्य पैदा कर सके। सारे कैमरे सिर्फ दृश्य को कैप्चर कर सकते हैं, और जब ऐसा कोई यौन अपराध का दृश्य बना ही नहीं तो फिर कोई भी कैमरा कैप्चर कहां से करेगा। वैसे यहां पर शंकराचार्य जी को याद दिला दें कि अब एआई का जमाना है और वहां कोई भी दृश्य पैदा किया जा सकता है। अरे भाई, जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले चाइना का प्रोडक्ट, चाइना का कुकुर रोबोट ले आके अपना बता सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। बहरहाल हम बात कर रहे थे आशुतोष पांडे की। शंकराचार्य और उनके लोगों ने आशुतोष पांडे के गृह क्षेत्र के थाने से एक कागज निकाला है कथित रूप से, और इसे मीडिया में साझा किया है। आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दैनिक भास्कर ने बताया है कि यह शामली के कंगला थाने के डॉक्यूमेंट है जिसे शंकराचार्य के शिष्य ने शेयर किया। और इस हिस्ट्री शीट में पता चलता है कि आशुतोष पांडे के खिलाफ यानी आशुतोष ब्रह्मचारी यानी रामभद्राचार्य के चेले के खिलाफ 1, 2, 4, 5 नहीं बल्कि 21 मुकदमे दर्ज हैं। वो भी कौन कौन से आरोपों के तहत जरा सुन लीजिए, मगर उससे पहले जान लीजिए कि पुलिस हिस्ट्री शीट किन लोगों की खोलती है। तो हिस्ट्री शीट ऐसे लोगों की बनाई जाती है जो बार बार अपराध करते हैं, सुधरने का नाम नहीं लेते, गैंग बनाकर अपराध करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं, जबरन वसूली करते हैं। जिन लोगों पर 2 या उससे अधिक मुकदमे हों, जो जानबूझकर लोगों को डराते धमकाते हैं, जो सजा काट कर आए फिर भी अपराध करते रहते हैं। शंकराचार्य ने दावा किया कि आशुतोष पांडे नाम का यह व्यक्ति अपराधी है, पुलिस रजिस्टर में हिस्ट्री शीटर नंबर 76A के तहत दर्ज है और कांगला पुलिस स्टेशन की दीवार पर यह 34वें नंबर पर दर्ज अपराधी है। इस व्यक्ति के ऊपर धोखाधड़ी यानी फ्रॉड, मारपीट, बलात्कार, आपराधिक धमकी देना, गाय काटना और गैंगस्टर एक्ट के तहत 21 मामले दर्ज होने का आरोप लगाया है। यानी सोचिए, जो शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद पर मुकदमा दर्ज करवा रहा है और दावा कर रहा है कि 2 युवक शंकराचार्य के आश्रम से भागकर इसके पास गए न्याय लेने के लिए, यानी जो न्याय दिलाने का दावा कर रहा है वो खुद फ्रॉड, मारपीट, दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और यहां तक कि यूपी गोवध अधिनियम तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी अपराधी है, यानी आरोपी है। कुल मिलाकर 21 मामले दर्ज हैं और 21 मामले यूं ही हवा में तो दर्ज होते नहीं। और 21 मामलों में कथित रूप से दर्ज अपराधी को रामभद्राचार्य ने अपना चेला बना लिया। वही रामभद्राचार्य जो भाजपा आरएसएस के बहुत करीबी बताए जाते हैं, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की, प्रधानमंत्री से लेकर सीएम योगी तक की तारीफ करते नहीं थकते। यूं ही लोग इन्हें सरकारी बाबा नहीं बुलाते हैं, जबकि धर्माचार्य मानवतावादी होना चाहिए। बहरहाल, जिसने शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है उस व्यक्ति का अपना इतिहास कैसा रहा है, कथित रूप से उसे आपने देख लिया। भाजपा के तमाम बड़े लोगों के साथ कैसी कैसी तस्वीरें हैं ये भी आपने देख लिया। हालांकि किसी के साथ तस्वीर होने में कोई बुराई नहीं है, मगर जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें बुराई नजर आती है। उधर इस मामले पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि जब माघ मेले के दौरान बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींची जा रही थी, उनको अपमानित किया जा रहा था, तब ये लोग कहाँ थे? उन्हें उसी वक्त जाना चाहिए था छोटे छोटे बच्चों को सम्मान दिलाने के लिए। आज ये लोग सम्मान दिलाने निकल पड़े हैं। और जहाँ तक खबर मिल रही है कि ये रामभद्राचार्य का चेला है यानी शिष्य है, तो फिर मुझसे गलती हुई है। हमने कभी रामभद्राचार्य के ऊपर 420 यानी फ्रॉड के मुकदमे को वापस लिया था। हमें मुकदमा वापस नहीं लेना चाहिए था, रामभद्राचार्य को जेल भेज देना चाहिए था। अब ये जानिए कि अभी क्या क्या हुआ। तो आसान भाषा में आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के रामभद्राचार्य के चेले ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश किया और शंकराचार्य, उनके शिष्य तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि हम दर दर भटक रहे थे, पुलिस के पास जा रहे थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए न्याय के मंदिर में आए। आज लगा कि न्याय अभी जिंदा है, न्यायालय ने हमें आज न्याय दिया है। अब साफ साफ कहना चाहता हूं कि शिष्यों के साथ यौन शोषण हुआ, समलैंगिक अपराध किया गया, इसकी पुष्टि न्यायालय ने कर दिया है। अपने स्क्रीन पर आशुतोष की इन बातों को ध्यान से देखिए और पढ़िए और जरा कल्पना करिए कि आशुतोष जिस रामभद्राचार्य के चेले हैं वो रामभद्राचार्य देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया के खासम खास हैं और कह रहे हैं कि पुलिस ने इनकी शिकायत दर्ज नहीं किया। क्या आपको इसमें कोई झोल नजर नहीं आता? ऊपर से नीचे तक भाजपा की सरकार है और भाजपा की ऐसी सरकार में भाजपा के ही कथित बाबाओं की शिकायत थाने में दर्ज न हो, इन्हें भटकना पड़ जाए यहां से वहां। आगे इनका कहना है कि न्यायालय ने आज हमें न्याय दे दिया। सवाल है कि एफआईआर दर्ज होना न तो किसी को न्याय दिलाता है और न ही किसी को अपराधी साबित करता है। और यदि ऐसा है तो आशुतोष पांडे के खिलाफ जो 21 मामले कथित रूप से दर्ज हैं, गंभीर धाराओं में दर्ज हैं, तब तो इन्हें 21 मामलों में अपराधी मान लिया जाए, दोषी मान लिया जाए।
सवाल यह भी है कि जो कथित सरकारी बाबा के इतने करीबी हैं, उनका मामला अगर पुलिस नहीं दर्ज कर रही है तो इनके खिलाफ 21 मामले कितने पावरफुल लोग होंगे जिन्होंने दर्ज करवा लिए, या फिर इनके खिलाफ सबूत रहे होंगे तब पुलिस ने 21 अपराध दर्ज किए। हम सब इसी समाज में रहते हैं, सबको पता है कि पुलिस FIR कब दर्ज करती है और कब नहीं, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है और पावरफुल लोगों का काम कितनी आसानी से हो जाता है। लेकिन FIR दर्ज होने को ही आशुतोष ब्रह्मचारी न्याय मिलना कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि यौन शोषण किया गया। न्यायालय ने इसकी पुष्टि कर दी, जबकि ये सरासर झूठ है। इस देश में आए दिन फर्जी मुकदमे, दबाव के कारण और कभी घूस लेकर FIR दर्ज होती है, झूठी FIR दर्ज होती है। गंभीर से गंभीर धाराओं में, यहाँ तक कि UAPA जैसे मामलों में भी बार बार समझ में आया कि बिना सबूतों के सिर्फ लोगों को डराने, धमकाने और टॉर्चर करने के लिए, माहौल बनाने के लिए झूठी FIR कर ली गई। और जिस तरीके से आशुतोष ब्रह्मचारी FIR को न्याय बता रहे हैं, अपराध की पुष्टि बता रहे हैं, इससे संदेह पैदा होता है कि ये किसी को न्याय दिलाना चाहते हैं या फिर शंकराचार्य पर मुकदमा दर्ज करवा के उन्हें बदनाम करना ही निशाना है। असली टारगेट वही है, क्योंकि कहना तो ये चाहिए था कि अब FIR हो गई, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अभी पूर्व IPS ने कितने गंभीर सवाल उठाए हैं उस पर भी नजर दौड़ाएंगे, सावधानी से सुनते जाइए। शंकराचार्य का कहना है कि यह पूरा मामला कूट रचित है, यानी फर्जी तरीके से बनाया हुआ है। आशुतोष नाम का व्यक्ति रामभद्राचार्य का चेला है, एक हिस्ट्री सीटर है, उसने पहले भी कई लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे किए, वो लोगों को धमकाता है, धन उगाही करता है। रामभद्राचार्य के साथ हमारा वाक युद्ध चलता रहता है, ये सबको पता है। इसी कारण उसने अपने चेले को आगे करके फर्जी मुकदमा करवाया है। वो चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ गौ माता की रक्षा की आवाज हम नहीं उठाएं, इसलिए हमारे खिलाफ ये सब कुछ किया जा रहा है। अब आप लोग भी जरा ध्यान दीजिए, खबरों में चल रहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ गौहत्या का अपराध भी दर्ज है, गोवध अधिनियम के तहत भी मामले दर्ज हैं और शंकराचार्य लगातार गौहत्या के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने बार बार ये कहा कि जो सरकार गाय कटवा रही है या जिसके राज्य में गाय कट रही है, गौमांस बेचा जा रहा है पैसा कमाने के लिए, वो सरकार हिंदुओं की सरकार हो ही नहीं सकती। सवाल यह है कि क्या शंकराचार्य ने जो गाय बचाने की मुहिम छेड़ रखी है, गौहत्या के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, उसी कारण आशुतोष नाम के एक व्यक्ति ने यह मुकदमा दर्ज किया है क्या, बदला लेने के लिए? क्योंकि इस व्यक्ति पर गोवध अधिनियम के तहत भी अपराध दर्ज हैं। शंकराचार्य कह रहे हैं कि देश को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से 21 मामलों का अपराधी बाबा बनकर घूम रहा है और यह धर्म का कितना नुकसान करेगा। कथित रूप से 2 नाबालिग लड़कों के साथ आशुतोष अदालत पहुंचे, लड़कों का बयान लिया गया और फिर मुकदमा दर्ज हुआ। अब इस पूरे मामले में जरा पिछले कुछ हफ्तों की टाइमलाइन देखिए। वैसे शंकराचार्य और भाजपाई सत्ता की कहानी बड़ी लंबी है। अखिलेश सरकार के दौरान भी शंकराचार्य अपनी बातों से झुके नहीं थे और इनके लोगों को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा था, इन पर भी लाठीचार्ज हुआ था। तब भी इन्होंने नहीं डरने का ऐलान किया, न झुकने का ऐलान किया और अब भाजपाई सत्ता के दौरान भी लगातार लड़ रहे हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो यही भाजपा के लोग शंकराचार्य के साथ थे और सपा को हिंदू विरोधी कहा करते थे, लेकिन अब खुद सपा की सरकार से भी ज्यादा आगे निकल चुके हैं हिंदू विरोध करने में कथित रूप से। एक बात और याद दिला दें, आशुतोष पांडे उर्फ ब्रह्मचारी ने दोनों नाबालिग लड़कों का अभिभावक खुद को ही बताया है, यानी इन बच्चों के माँ बाप कौन है, कहाँ हैं, उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया, न वो सामने आए, उनका अता पता नहीं है। ये बच्चे आशुतोष के पास कथित रूप से आए और कहा कि शंकराचार्य ने आश्रम में इनके साथ गलत किया या उनके लोगों ने किया और ये तुरंत अभिभावक बन गए, यानी लगभग 3 साल पहले दीक्षा लेकर बाबा बन गए और कुछ दिनों के भीतर ही 2 युवकों के अभिभावक भी बन गए। बहरहाल हाल ही में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य की पालकी यात्रा के साथ जो हुआ उसे हम सबने देखा। इनके शिष्यों को किस तरीके से पुलिस चौकी में चोटी पकड़कर खींचकर जमीन पर घसीटा गया, लात घूसों से पीटा गया। वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ। हर जगह यह बात फैल गई कि बटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे बच्चों को पीटा गया है। भाजपाई सत्ता की किरकिरी हुई। सवाल है कि क्या उसी के बदले ये माहौल बनाया जा रहा है? शंकराचार्य कम उम्र के बच्चों को पीटे जाने का सवाल उठा रहे थे, तो चलो उन्हीं पर कम उम्र के बच्चों का ही यौन शोषण करने का आरोप लगा देते हैं। वैसे आपको याद दिला दें, शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने रामभद्राचार्य को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठाए थे। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा था कि विकलांग व्यक्ति को संन्यास नहीं लेना चाहिए, शास्त्रों में इसके लिए मना किया गया है। रामभद्राचार्य आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते। रामभद्राचार्य अपने ज्ञान को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, उस पर भी शंकराचार्य ने चुनौती पेश किया। कहा था 3 सवाल रखे थे, कहा था कि मेरे सामने आइए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, जवाब दे देंगे तो आपकी सेवा में लग जाऊंगा उम्र भर के लिए। रामभद्राचार्य आए ही नहीं और अब उनकी तरफ से भेजा गया है मुकदमा। तो मौनी अमावस्या में जो हुआ वो सब हमने देखा। शंकराचार्य को 10 दिन से भी ज्यादा धरना देना पड़ा। उनसे माफी मांगने की बजाय प्रशासन ने उल्टे उनके शंकराचार्य
शंकराचार्य होने पर सवाल पैदा कर दिया। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी गोरख पीठ इन्हें पूर्व में शंकराचार्य के रूप में चिन्हित कर चुकी है, बार बार अलग अलग कार्यक्रमों में शंकराचार्य के रूप में न्योता दे चुकी है, उन्हीं लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि आप शंकराचार्य कैसे हैं। भूल गए कि सेठ की शादी में, यानी सेठ के बेटे की शादी में जब प्रधानमंत्री गए तो इन्हीं शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद के यहाँ जाके जबरिया दंडवत हो रहे थे, सलामी दाग रहे थे। शायद यूपी की सत्ता वो भूल गई और सब कुछ भूलते हुए शंकराचार्य की धार्मिक योग्यता पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, शंकराचार्य भी आ गए अपने फॉर्म में और इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछ लिया कि आप 40 दिन के भीतर प्रमाण दीजिए कि आपके भीतर हिंदू धार्मिक योग्यताएं हैं कि नहीं, यानी आप योगी हैं, इस बात को प्रमाणित कीजिए। और इसके लिए उन्होंने मार्च 2026 में यानी अगले महीने लखनऊ में हिंदू धर्माचार्यों की बड़ी सभा की घोषणा कर दी। यानी योगी होने का दावा करके जिस राज्य में अजय सिंह बिष्ट 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसी राज्य की राजधानी में शंकराचार्य ने उनके योगी होने पर ही सवाल उठा दिया, चुनौती पेश कर दी। और आप तो जानते हैं चुनौती कितनी गंभीर होने वाली है। अब लोग कह रहे हैं कि मार्च 2026 में इससे पहले कि योगी को योगी होने का सबूत देना पड़े, सबूत मांगने वाले को ही लपेटने की कोशिश तो नहीं हो रही। आशुतोष पांडे निर्विवाद रूप से बीजेपी आरएसएस के आदमी कहे जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व आईपीएस एम नागेश्वर राय जो कि सीबीआई के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, इन्होंने इस पूरे मामले पर बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं, खासकर टाइमिंग को लेकर। इनका कहना है कि यह शिकायत तब हुई है जब शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ की सरकार के बीच टकराव एकदम चरम पर है। टाइमिंग तो संदेहास्पद है ही, इस मुकदमे का जो स्रोत है वो भी अपने आप में संदिग्ध है। पुलिस की जो कार्यवाही है उस पर भी इन्होंने सवाल उठाया है। कह रहे हैं कि पॉक्सो एक संज्ञेय अपराध है, ये अपराध सामने आते ही एफआईआर दर्ज अनिवार्य होता है, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। जरा सोचिए, जो लोग सत्ता के इतने करीबी हैं, जिनकी डायरेक्ट पीएम और सीएम से संबंध है कथित रूप से, उनके कहने पर झूसी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जबकि जिस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है उसमें तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, अनिवार्य है। और वैसे भी जब इतने ताकतवर लोग एफआईआर करवाने जाएं तब तो हो ही जाना चाहिए, अनिवार्य हो चाहे ना हो। लेकिन पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं किया, कमिश्नर के यहाँ शिकायत पहुंची तब भी नहीं हुआ, इसके बाद मामला अदालत पहुंचता है और फिर तुरंत पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि जैसी बात कह दी और अदालत ने एफआईआर का आदेश दे दिया। पूर्व आईपीएस पूछ रहे हैं कि अगर आरोप सच में गंभीर थे तो शुरू में ही एफआईआर क्यों नहीं हुई, और अगर शुरू में पुलिस को शक था तो अचानक अदालत में पुष्टि कैसे हो गई, पुलिस ने पुष्टि रिपोर्ट कैसे दे दी। इसलिए पुलिस की निष्पक्षता और मंशा पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। और ये जो आशुतोष पांडे यानी जो शिकायत करता है, उनकी तटस्थता और निष्पक्षता पर भी सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि कथित रूप से जिन्हें पीड़ित बताया जा रहा है वो शंकराचार्य के शिष्य हैं ही नहीं, न ही कभी थे, यानी शंकराचार्य से उनका कभी संपर्क ही नहीं हुआ होगा फिर तो। और कथित रूप से घटना की जो तारीख बताई जा रही है वो है 18 जनवरी। ये वही दिन था जब शंकराचार्य और उनके शिष्य पुलिस से टकरा रहे थे, यानी जब बवाल मचा हुआ था, लाठीचार्ज हुआ, धरना हुआ, भारी भीड़ थी, पत्रकार थे। तो क्या ऐसे माहौल में यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध शंकराचार्य या उनके लोग कर सकते हैं? ये तो विश्वास से भी परे की चीज है। यानी पूर्व सीबीआई डायरेक्टर का कहना है कि पुलिस और प्रशासन पहले एकदम निष्क्रिय थे, मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे थे, फिर मामला कोर्ट जाता है, तभी पुलिस की रिपोर्ट एकदम अनुकूल आ जाती है, एफआईआर का आदेश हो जाता है। अब इस मामले में अंतिम फैसला कुछ भी हो, लेकिन आरोप लगते ही व्यक्ति की छवि को भारी नुकसान हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि एफआईआर के आदेश को आशुतोष पांडे न्याय बता रहे हैं और अपराध के प्रमाणित होने की बात कह रहे हैं, जबकि यह शुरुआत है वो भी जांच की, लेकिन उसे परिणाम की तरह दिखाना, बताना। सवाल है कि क्या टारगेट है, टारगेट असल में क्या है, किसी को न्याय दिलाना, या फिर शंकराचार्य के आरोप सही है कि यह सब कुछ कूट रचित है और बदनाम करने की, दबाव डालने की साजिश है, ताकि गाय बचाने को लेकर मेरी जो मुहिम है उसको रोका जा सके, मुझे डराया धमकाया जा सके। अन्य माध्यमों से भी मुझसे कहा गया कि शांत हो जाइए, गाय के मामले पर मत बोलिए। शंकराचार्य का कहना है कि गाय काटने वाले कोई मुसलमान या ईसाई नहीं है, हिंदू ही है और हिंदू ही कटवा रहे हैं, और हिंदुओं की ही सरकार है जो कटने दे रही है, और काट भी हिंदू ही रहे हैं। हमें परेशान करने वाला और कोई नहीं, बल्कि हिंदुओं में बाबा बनकर घूमने वाले ही हैं और अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाने वाले ही हैं। हमने उनसे 3 सवाल किए थे, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। बाकी अमृतकाल के पूरे इतिहास को जब आप देखेंगे तो पत्रकार हो, समाज सेवी हो, विपक्षी नेता हो, आलोचक हो, या फिर आम जनमानस का ही कोई व्यक्ति क्यों न हो, भाजपाई सिस्टम के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, सवाल करता है, आलोचना करता है, उसे किसी न किसी मामले में लपेट ही दिया जाता है। और जहां तक बात यौन अपराधों में किसी को न्याय दिलाने की है, तो भाजपाई सिस्टम इस मामले में कितना बदनाम है आपको याद तो होगा ही। राम रहीम जो कि दोष सिद्ध अपराधी है, उसे भाजपा की सरकारें बार बार पैरोल पर बाहर निकालती हैं और वो भाजपा को ही कथित रूप से वोट दिलवाता है, चुनाव जितवाता है। महिला पहलवानों का केस तो आपको याद ही होगा, अंकिता भंडारी का मामला याद करिए, आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ बीजेपी आईटी सेल के गुर्गों ने क्या किया वो भी याद करिए, बिल्किस बानो के दुष्कर्मियों के साथ बीजेपी कितना प्रेम दिखाती है ये भी याद करिए। और भाजपा से संबंधित लोग जब किसी को न्याय दिलाने की बात करें, खासकर इस मामले में, तो पीछे की कहानी क्या हो सकती है अंदाजा लगा लीजिए। और सच में यदि किसी को भाजपा से न्याय चाहिए, बचाव चाहिए,
यानी साफ सुथरा होना है तो भाजपा ज्वाइन करना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य भी अगर सरकारी बाबा बन जाएं तो तुरंत साफ पाक हो जाएंगे, उन्हें भी भागवत की तरह लाखों करोड़ों की सरकारी सुरक्षा मिल सकती है, हेलीकॉप्टर से घूमने का मौका मिलेगा, पालकी में बैठ के टुकुर टुकुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न ही पुलिस उन्हें रोक पाएगी बल्कि पुलिस सलामी दागेगी। लेकिन इन सब के लिए बीजेपी का बाबा बनना पड़ेगा, सरकारी बाबा। वैसे आप इन मामलों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और जिस स्पीड से एफआईआर हुई है, उम्मीद है उसी स्पीड से जांच भी होगी, दोषी को सजा मिलेगी, और यदि फर्जी मुकदमा किया गया है तो फर्जी आरोप लगाने वालों को भी सजा मिलेगी। मगर इन सब के बीच गोदी मीडिया क्या कहता है, क्या करता है, उसे भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में जब भाजपाई सिस्टम ने शंकराचार्य से पूछा कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, तो गोदी मीडिया ने शंकराचार्य शब्द लिखना बंद कर दिया, डायरेक्ट नाम लिखने लगे। यानी सरकार तो अभी सवाल ही कर रही थी कि शंकराचार्य हैं, सिद्ध करिए। गोदी मीडिया ने परिणाम दिखा दिया, उन्हें शंकराचार्य मानना और लिखना बंद कर दिया। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।